सुप्रभात बच्चों। आज हम आप लोगों को कक्षा 12 पुस्तक आरोप पाठ सम विभाजन और जाति प्रथा, लेखक बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। तो बच्चों, थोड़ा सा हम अंबेडकर जी के संदर्भ में जानकारी शेयर करेंगे आप लोगों के साथ। तो आपका जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी मध्य प्रदेश में हुआ था और आपने बहुत ही निर्धन परिवार, दलित जाति में आपका जन्म हुआ। बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि थी, पढ़ने में मेधावी थे और आपने बहुत सारी किताबें भी लिखी। द कास्ट इन इंडिया, बुद्धा एंड हिज धर्म, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जैसे बहुत सारी आपने किताबें लिखी। आपने मानव मुक्ति के लिए अपना योगदान दिया, सामाजिक समता के लिए, स्वतंत्रता के लिए आपने संघर्ष किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब भारत संविधान निर्मात्री सभा का गठन किया गया तो आप उसके अध्यक्ष बने और भारतीय संविधान निर्माण में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। एक बार की बात है कि उनके शैक्षिक जीवन में एक शिक्षक ने उनसे प्रश्न किया कि भीमराव अंबेडकर जी, आप पढ़ लिख करके क्या करना चाहते हैं? तो उन्होंने उत्तर दिया, मैं पढ़ लिख कर वकील बनूंगा, अछूतों के लिए कानून बनाऊंगा और छुआछूत को खत्म करूंगा समाज से। और वास्तव में आगे चल करके ये वकील भी बने और छुआछूत, जाति प्रथा जैसे घिनौनी प्रकृतियां भारतीय समाज को डस रही थी, उससे इन्होंने मुक्ति दिलाई। तो बच्चों, यह जो पाठ है एक भाषण के रूप में था और यह भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का एक अंश है, जिसका अनुवाद ललई सिंह यादव जी ने किया। और यह भाषण बनाया गया था जात पात तोड़क मंडल द्वारा, जिसे 1936 के वार्षिक अधिवेशन में बोलना था। किंतु इसकी क्रांतिकारी स्वरूप को देख करके आयोजक मंडल के जितने भी सदस्य थे
सहमति नहीं बन पाई और जिसके कारण ये बोला नहीं जा सका। लेकिन किंतु में इसका प्रकाशन हुआ और प्रकाशन हो करके ये वितरित किया गया, लोगों में काफी इसकी चर्चा रही, लोग काफी इसको पढ़े और संतुष्ट भी रहे। तो इस प्रकार से इस संदर्भ में श्रम विभाजन और जाति प्रथा के संदर्भ में लेखक बताना चाहता है कि इस आज के युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। वो इसका समर्थन करते हैं और समर्थन करते हुए कहते हैं कि प्रकृति ने किसी भी इंसान को, किसी भी वस्तु को यहां पर समान नहीं बनाया है। और आधुनिक समाज कार्य कुशलता और श्रम विभाजन को आवश्यक मान रहा है। यह जाति प्रथा के और श्रम विभाजन के विरोध में, समर्थन में बोलने वालों का मत है। इसमें आपत्ति यह है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप लिए हुए है। श्रम विभाजन एक सभ्य समाज की आवश्यकता हो सकती है, परंतु यह श्रमिकों का विभिन्न वर्गों में अनावश्यक विभाजन नहीं करती। भारत की जाति प्रथा श्रमिकों को अनावश्यक विभाजन के साथ साथ विभाजित विभिन्न वर्गों को एक दूसरे की उपेक्षा, ऊंच नीच भी करार देती है। इतना ही नहीं, जाति प्रथा को यदि हम श्रम विभाजन मान लें तो यह भी मानव की ही रुचि का परिणाम है। ये रुचि का ही परिणाम है। सभ्य समाज को चाहिए कि वह लोगों के साथ न्याय करे और उसे अपनी रुचि का पेशा चुनने की छूट होनी चाहिए कि वह अपने रुचि का और अपनी प्रतिभा के अनुसार, अपनी रुचि के अनुसार वह पेशे को चयनित कर सकता है। ऐसी छूट होनी चाहिए। यही जाति प्रथा में दोष है कि इसमें मनुष्य का पेशा उसके प्रशिक्षण या निजी कुशलता पर निर्भर न होकर उसके माता पिता के सामाजिक स्तर के अनुसार निश्चित किया जाता है, जो गलत है। यह मनुष्य को जीवन भर के लिए एक ऐसे पेशे में आबद्ध कर देता है, बांध देता है, जिससे वह स्वयं तो स्वयं, उसकी आने वाली पीढ़ी भी उसमें लिपट जाती है। एक उदाहरण के तौर पर हम ये बताना चाहते हैं कि मैं बहुत प्रकांड पंडित हूं, कर्मकांड का, धर्मशास्त्र का बहुत ज्ञान है और मैं पंडित और ब्राह्मण कहलाता हूं। तो क्या हमारे आने वाली संतति या हमारा बेटा भी आवश्यक है कि हमारी तरह ही हो, कि हमारी तरह ही कर्मकांडी होगा? इस प्रकार से उस पर पांडित्य का जो लेवल है लगना, वो सर्वथा अनुचित है। हो सकता है वो इस पेशे में आना चाहता हो सकता है उसे और भी कुछ अच्छा लग रहा हो,
लेकिन जो हमारी व्यवस्था थी, जाति प्रथा था और उसके आधार पर श्रम का विभाजन था, वो इस बात के लिए बाध्य करता था कि भले ही मेरा बेटा अयोग्य है लेकिन उसे पंडित कहा जाएगा, जो कि उसे पांडित्य के संदर्भ में, धर्मशास्त्र के संबंध में किसी भी प्रकार की जानकारी नहीं है, जो सर्वथा अनुचित है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसी दशा में उद्योग धंधे का प्रशिक्षण व तकनीकी में भी परिवर्तन से भूखे मरने की नौबत आ जाती है। आजीविका की समस्या उसके सामने खड़ी हो जाती है। हिंदू धर्म जो होता है वह पेशा बदलने की अनुमति नहीं देता है, जिसके कारण कई बार हमारे समाज में बेरोजगारी उत्पन्न हो जाती है। अब हम ब्राह्मण हैं तो पूजा पाठ कर्मकांड से हम जीविका चलाएंगे। मान लीजिए पूजा पाठ नहीं मिला तो इसका मतलब हम कोई कार्य नहीं कर सकते हैं, तो बेरोजगार हो गए, जो कि सर्वथा अनुचित है। अगर पूजा पाठ नहीं मिला तो हमें कोई और भी व्यवस्था और कोई भी और भी व्यवसाय करने की हमें छूट होनी चाहिए। और इतना ही नहीं, जाति प्रथा का जो श्रम विभाजन है वो मनुष्य की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं करता। वो उसकी क्या स्वेच्छा है वो इस पर निर्भर नहीं है, उस पर आबद्ध किया जाता है, उसे प्रतिबंधित किया जाता है कि वो ऐसा है तो ऐसा ही करेगा। उसमें व्यक्तिगत रुचि व सामर्थ्य, सक्षमता, कुशलता का कोई भी स्थान नहीं होता है। ऐसी स्थिति में लोग काम में अरुचि भी दिखाते हैं, रुचिपूर्ण तरीके से कार्य नहीं करते हैं, जिसके कारण हमारा समाज आर्थिक रूप से विपन्न हो जाता है। और यह जाति प्रथा, श्रम विभाजन में एक रोड़ा डाल करके समाज की आर्थिक प्रगति को भी रोकती है। अन्य विसंगतियां तो आती ही आती हैं और इसके साथ साथ हमारी आर्थिक प्रगति भी बाधित होती है। जो जिस योग्य है, जिस कार्य को करने की क्षमता उसके अंदर है, उसे अपनी स्वेच्छा से, अपने कौशल के अनुसार, अपनी योग्यता के अनुसार उसे व्यवसाय चुनने की छूट होनी चाहिए। तभी समाज का और देश का विकास हो सकता है। अब यह था श्रम विभाजन और जाति प्रथा। अब बाबा साहब अम्बेडकर जी के सपनों का भारत कैसे होगा, उन्होंने किस भारत की कल्पना की कि अगर इन सिद्धांतों पर चलेगा भारत तो एक आदर्श भारत के रूप में उभर करके सामने आएगा। और इसके 3 आधार उन्होंने माने: स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व। तो बच्चों, आप इस बात को अच्छी तरीके से जानते हो कि कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का कार्य तभी कर सकता है जब वह स्वतंत्र हो। और स्वतंत्रता 2 प्रकार की होती है: बाह्य स्वतंत्रता और आंतरिक स्वतंत्रता। और यह स्वतंत्रता दोनों रूप से होनी चाहिए, तभी व्यक्ति अपनी स्वच्छंदता के अनुसार कार्य करने के लिए सक्षम होगा। समाज में इतनी गतिशीलता होनी चाहिए कि कोई भी परिवर्तन समाज में तुरंत प्रसारित हो, क्योंकि हम किसी भी समाज और किसी भी देश
कि प्रगति का मानक वहां की कम्युनिकेशन व्यवस्था को संचार की व्यवस्था के रूप में लेते हैं कि जितनी तीव्र गति से जिसकी संचार व्यवस्था होती है वह उतना ही सबल और प्रभावशाली माना जाता है। जो बात यहां भी लागू होती है। ऐसे समाज में सबका सबके कार्यों में भाग होना चाहिए तथा सबको सबकी रक्षा के प्रति जागरूक होना होगा। सबको संपर्क के साधन व अवसर मिलने चाहिए। यही हमारा लोकतंत्र हमको बताता है। लोकतंत्र मूलतः सामाजिक जीवन चर्चा के और रीति रिवाजों को समाज में सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान का ही नाम होता है। आवागमन, जीवन, शारीरिक सुरक्षा, संपत्ति की सुरक्षा, जीविकोपार्जन का उचित प्रबंध, जरूरी औजार रखने और उसके संरक्षण, अधिकार भी होना चाहिए। यह भी स्वतंत्रता की सीमा में ही आता है और इस पर किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। व्यवसाय चुनने की आजादी होनी चाहिए। स्वतंत्रता के अभाव में व्यक्ति दास्ता में जकड़ता रहता है, झगड़ा जाएगा। और जब व्यक्ति दास्ता में जकड़ जाएगा तो विकास संभव नहीं है। दास्ता केवल कानूनी ही नहीं होती है, यह वहां भी होती है जहां कुछ लोगों का दूसरों के द्वारा निर्धारित व्यवहार और कर्तव्यों का पालन करना पड़ता है। यह वहां भी दास्ता होती है। अंबेडकर जी ने बताया कि फ्रांसीसी क्रांति के बारे में भी समता सदैव विवादित रूप में रही है। समता के जो भी आलोचक हैं वो इस बात को बार बार कहते हैं कि प्रकृति ने किसी भी व्यक्ति को, किसी भी वस्तु को समान नहीं बनाया है, तो समानता कैसे आ सकती है। ये सच है, क्योंकि समता असंभव होते हुए भी नियामक सिद्धांत के आधार पर कार्य करती है और कार्य करना चाहिए। मनुष्य की क्षमता 3 बातों पर निर्भर करती है: शारीरिक वंश परंपरा के आधार पर, सामाजिक उत्तराधिकार के आधार पर और मनुष्य के अपने प्रयास के आधार पर। हम इन तीनों से मान सकते हैं कि व्यक्ति समान नहीं होता, किंतु इसके आधार पर हमें असमान व्यवहार नहीं करना चाहिए। उचित यही होगा। व्यक्ति को विकास का अवसर मिलना चाहिए। लेखक का अपना मत है कि उच्च वर्ग के लोग उत्तम व्यवहार के मुकाबले में निश्चित ही जीतेंगे, क्योंकि उत्तम व्यवहार का निर्णय उन्हें ही करना होगा। किंतु हम इतना जरूर कहना चाहेंगे कि प्रयास तो मनुष्य के बस में है, उसको वह कर सकता है और उसे करने के लिए उसे छूट मिलनी चाहिए। एक उदाहरण के तौर पर वंश व सामाजिक प्रतिष्ठा उसके बस में नहीं है, किंतु प्रयास तो उसके बस में है। सामाजिक प्रतिष्ठा भी उसके बस में नहीं है। वंश का सिद्धांत जो है वह भी उसके बस में है, नहीं है। लेकिन इसमें एक ऐसी बात है कि जो व्यक्ति के प्रयास के आधार पर हम उसे यह कह सकते हैं कि प्रयास करके किसी भी चीज को देख लो। अतः
उदाहरण के माध्यम से इसको समझाने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए एक नेता है और उस नेता को, राजनेता को वोट चाहिए और अधिक से अधिक वोट चाहिए, और अधिक से अधिक वोट के लिए उसको सबके सामने जाना पड़ेगा, सबके यहां जाना पड़ेगा, चाहे वह किसी जात का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, किसी भी ग्रुप का हो, उसे उसके दरवाजे पर जाना पड़ेगा। मान लीजिए वह किसी विशेष संप्रदाय का है और यहां पर अगर वो विभाजन करता है तो पहली बात तो उसके पास विभाजन करने का टाइम नहीं है कि वह हर व्यक्ति से अलग अलग व्यवहार करे। उसके समूह के हैं तो उसके साथ दूसरा, उनके दूसरे समूह के हैं तो उनके साथ दूसरा, ऐसा व्यवहार भी वो प्रस्तुत नहीं कर सकता है उस समय में। और उसे सबकी वोट भी चाहिए, सबका समर्थन भी चाहिए। तो ऐसी स्थिति में भले ही वो कुलीन वर्ग का है, उच्च वर्ग का है, लेकिन जब वह समाज में आता है तो उसे समता दिखानी ही पड़ती है, और वो समता दिखाने के लिए व्यवहारिक नियम को अपनाता है, और यही व्यवहारिक नियम व्यक्ति को समता के नियमों में बांधता है। असमान होते हुए भी उसे समान होना होता है। जो हम व्यवहार सिद्धांत के रूप में उसे देखते हैं। सभी मनुष्यों को एक साथ रहना होगा और सबके साथ समान व्यवहार करना होगा, तभी हम एक आदर्श भारत का सपना देख सकते हैं और तभी वह हमारा सपना भी साकार होगा। क्योंकि कहा भी गया है, संघे शक्ति। तो बच्चों, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के आधार पर एक छोटा सा व्याख्यान मेरे द्वारा प्रस्तुत किया गया। मुझे विश्वास है कि आपकी समझ में जरूर आया होगा, और जो बिंदु ना समझ में आया उसके लिए कमेंट में जरूर लिखिए। धन्यवाद।